कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं माया और जेमी एक शांत गांव वाले घर में रहने आते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि यही घर उनकी पूरी जिंदगी उलटने वाला है। खासकर तब जब उन्हें पता चलता है कि माया गर्भवती है, क्योंकि दोनों बहुत लंबे समय से चाहते थे कि उनका एक बच्चा हो और वे अपना परिवार शुरू कर सकें। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती, क्योंकि जेमी की दादी मेव अपने घर के सामने मृत पाई जाती हैं। मेव अपने पोते जेमी के बहुत करीब थीं, इसलिए उन्होंने अपना घर विरासत में उसी के नाम कर दिया था। इसी वजह से माया और जेमी उस गांव वाले घर में रहने का फैसला करते हैं, क्योंकि वह जगह ज्यादा बड़ी थी और अपने आने वाले बच्चे को पालने के लिए ज्यादा सही लग रही थी। जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं, निया उनका स्वागत करती है और आने के लिए उनका शुक्रिया करती है। फिर निया कहती है कि एक बहुत अजीब बात है जिसके बारे में उन्हें जानना जरूरी है। वह बताती है कि मेव हमेशा अपने बगीचे के पास मांस के टुकड़े रखती थीं, ताकि वहां रहने वाले जीव खुश रहें। निया बताती है कि इन जीवों को रेड कैप्स कहा जाता है और मेव कई सालों तक उन्हें खाना खिलाती रही थीं। लेकिन कुछ समय बाद मेव ने ऐसा करना छोड़ दिया और अपने परिवार पर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। इसके बाद उनके पति की न्यूमोनिया से मौत हो गई और फिर उनका बेटा भी मर गया। मेव इन सभी घटनाओं के लिए खुद को दोष देने लगी, क्योंकि उनका मानना था कि इन सब के पीछे रेड कैप्स ही थे। इसीलिए मेव ने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, इन जीवों को खाना देना कभी बंद नहीं करना चाहिए। अगर उन्हें खाना मिलना बंद हो गया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। माया और जेमी को इस कहानी पर विश्वास नहीं होता, लेकिन मेव की इज्जत में वे निया से वादा करते हैं कि वे ऐसा ही करेंगे। इसके बाद वे नाया को धन्यवाद देते हैं और उसे विदा करते हैं। कुछ घंटों बाद दोनों घर को साफ करने और अपनी पसंद के हिसाब से सजाने लगते हैं। हर गुजरते दिन के साथ वे अपने नए घर में पहले से ज्यादा खुश महसूस करने लगते हैं। अगले दिन दोनों पास के एक छोटे शहर में खरीदारी करने जाते हैं। वहां दुकान का मालिक उन्हें मेव के साथ बिताए पुराने अच्छे दिनों के बारे में बताता है। वह कहता है कि मेव उसकी बहुत प्यारी दोस्त थी। उसे खुशी है कि अब उनका घर ऐसे लोगों के पास रहेगा जो उसकी देखभाल करेंगे। इसी वजह से वह माया और जेमी से सामान के पैसे लेने से मना कर देता है। वह कहता है कि यह सामान उसकी तरफ से उनके लिए स्वागत का तोहफा है। इसके बाद दोनों उस जगह की तरफ जाते हैं जहां निया काम करती है। रास्ते में वे एक पुराने कैरावैन के पास से गुजरते हैं। उसी समय एक गुस्सैल कुत्ता उन पर हमला करने की कोशिश करता है। वे कोई बड़ा झगड़ा नहीं चाहते थे, इसलिए वहां से जल्दी चले जाते हैं। लेकिन उन्हें यह पता नहीं चलता कि कैरावैन का मालिक उन्हें बहुत अजीब तरीके से देख रहा था। कुछ देर बाद वे उस बार में पहुंचते हैं जहां निया वेट्रेस का काम करती है। शुरुआत में वहां मौजूद लोग कुछ सेकंड तक उन्हें देखते रहते हैं, लेकिन बाद में सभी उनका गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। माया और जेमी वहां बैठे एक बूढ़े आदमी के साथ बैठ जाते हैं, लेकिन वह आदमी जरूरत से ज्यादा नशे में था। वह धीरे धीरे पागलों जैसी हरकतें करने लगता है और आखिर में उसे बार से बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद निया माया और जेमी के पास बैठती है। वह माया से पूछती है कि क्या उसने आज सुबह रेड कैप्स के लिए खाना रखा था। माया हंसते हुए कहती है कि वह तो यह बात पूरी तरह भूल गई थी। यह सुनते ही निया के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगती है। वह माया से अकेले में बात करने के लिए कहती है। निया उसे समझाती है कि अगर रेड कैप्स को उनका खाना नहीं मिला तो वे बेहद खतरनाक हो सकते हैं और इससे उन्हें बहुत नुकसान हो सकता है। वह माया से विनती करती है कि उसे हर सुबह खुद इस काम को करने दिया जाए। उसका कहना था कि माया और जेमी को तो इन जीवों की मौजूदगी महसूस भी नहीं होती, लेकिन माया उसकी बात मानने से इनकार कर देती है। माया बताती है कि जब वह और जेमी शहर में रहते थे तब कुछ अपराधियों ने उन पर हमला किया था। इसी वजह से अब वह अपने नए घर में पूरी तरह सुरक्षित महसूस करना चाहती है। आखिर में माया निया से वादा करती है कि वह हर दिन उन जीवों को खाना देगी। ये सुनकर निया को राहत मिलती है और वह माया का शुक्रिया करती है। इसी दौरान वह नशे में धुत बूढ़ा आदमी अपने कुत्ते के साथ घर लौट रहा होता है। उसका कुत्ता गलियों में तेजी से भागते हुए अचानक उससे दूर निकल जाता है। बूढ़ा आदमी उसे ढूंढते हुए जंगल के अंदर चला जाता है और लगातार उसे आवाज देता रहता है। तभी अचानक उसे एक छोटी बच्ची अकेले बैठी हुई रोती दिखाई देती है। वह ये देखने के लिए उसके पास जाता है कि उसे क्या हुआ है, लेकिन वह सब एक जाल निकलता है। अगले ही पल उस बच्ची के कारण उस बूढ़े आदमी पर हमला हो जाता है। अगली सुबह माया और जेमी रसोई से आ रही आवाजों की वजह से जाग जाते हैं। दोनों तेजी से वहां पहुंचते हैं कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन वहां पहुंचने के बाद उन्हें राहत मिलती है, क्योंकि घर के अंदर मौजूद लोग सिर्फ स्थानीय बिल्डर्स का एक परिवार था। वे लोग घर में मौजूद बड़ी खराबियों को ठीक करने आए थे। जान पहचान होने के बाद मिस्टर वून उनसे कहते हैं कि उन्हें उनकी मौजूदगी से परेशान होने की जरूरत नहीं है। वह वादा करते हैं कि उनका परिवार जितनी जल्दी हो सके काम खत्म कर देगा। लेकिन उनकी कुछ हरकतें माया का ध्यान खींचती हैं। माया को महसूस होता है कि कुछ ठीक नहीं है। फिर भी माया और जेमी खरीदारी के लिए बाहर चले जाते हैं और मिस्टर वून के बच्चों को काम पूरा करने के लिए वहीं छोड़ देते हैं।
समस्या तब शुरू होती है जब परिवार का एक लड़का किलियन बहुत अजीब तरीके से व्यवहार करने लगता है। वह घर की कुछ चीजें चोरी भी करने लगता है। इसी बीच माया और जेमी मेव की कब्र पर जाते हैं। उनके साथ शहर का पादरी भी होता है। पादरी उनसे पूछता है कि क्या यह उनका पहला बच्चा है। माया बताती है कि कई साल पहले वह किसी दूसरे आदमी के साथ रिश्ते में थी। अपनी कुछ गलतियों की वजह से उसने अपना बच्चा खो दिया था, लेकिन माया मानती थी कि आखिर में जो हुआ शायद वही बेहतर था, क्योंकि अगर वह बच्चा पैदा होता तो उसे एक बहुत बुरे पिता के साथ जिंदगी बितानी पड़ती। पादरी कहता है कि जो हुआ वह उससे सहमत नहीं हो सकता, लेकिन वह उम्मीद करता है कि माया को अपनी मौजूदा जिंदगी में शांति और सुकून मिले। इसके बाद जेमी मेव की कब्र पर फूलों का एक गुलदस्ता रखता है। फिर वह पादरी से पूछता है कि उनके परिवार के बाकी लोगों को वहां किस तरह दफनाया गया है। पादरी बताता है कि मेव अपने पति के साथ दफन है, लेकिन उनके बच्चे के लिए वहां सिर्फ एक पत्थर रखा गया है जो उसकी याद का निशान है। माया हैरान होकर पूछती है कि उनके बच्चे की लाश परिवार के साथ क्यों नहीं दफनाई गई। तब पादरी बताता है कि उसके बच्चे की लाश कभी मिली ही नहीं थी। माया पूछती है कि क्या सच में वह बच्चा निमोनिया की वजह से मरा था, लेकिन पादरी इस बात की पुष्टि नहीं करता। यहीं से मेव के परिवार के साथ असल में क्या हुआ था, यह रहस्य माया और जेमी की जिज्ञासा बढ़ाने लगता है। कुछ घंटों बाद माया निया से मिलने जाती है। निया उसे बताती है कि रोरी नाम का वही नशे में रहने वाला बूढ़ा आदमी गायब हो गया है जो उस दिन बार में था। फिर भी निया उनसे ज्यादा चिंता न करने के लिए कहती है। बारिश से बचने के लिए वह उन्हें बार में चाय पीने के लिए बुलाती है। जेमी खुशी से कार की तरफ चला जाता है ताकि बाद में दोनों साथ जा सकें, लेकिन माया थोड़ी देर निया के साथ अकेले बात करने के लिए रुक जाती है। वह नाया से मेव के बच्चे की लाश गायब होने का राज पूछती है। तब निया उसे बताती है कि मेव अपने बीमार पति को बचाने के लिए बेहद परेशान थीं, इसीलिए उन्होंने रेड कैप्स के साथ एक सौदा किया था। सौदे के मुताबिक रेड कैप्स उनके बच्चे को ले जाएंगे और बदले में उनके पति को ठीक कर देंगे। माया इस बात पर विश्वास करने से इनकार कर देती है। वह पूछती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेव अपना मानसिक संतुलन खो बैठी थी और उन्होंने अपने बच्चे के साथ खुद कुछ कर दिया था। यह सुनते ही निया बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वह साफ कहती है कि मेव अपने बच्चे को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। वह अपने बच्चे को दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती थी। इसके बाद नाया बताती है कि असल में मेव सभी लोगों की रक्षा कर रही थी। वही एकमात्र इंसान थी जो रेड कैप्स को इंसानों की दुनिया में आने से रोक रही थी। इस बातचीत के बाद माया और जेमी कार से वापस घर जाते हैं। रास्ते में उन्हें मिस्टर वून के बच्चे मिलते हैं। वे उन्हें परेशान करना और उल्टी सीधी बातें कहना शुरू कर देते हैं। जब जेमी उन शरारती भाई बहनों के साथ उलझा हुआ था, तब माया बाथरूम में चली जाती है। अचानक माया डर के मारे चीख पड़ती है। वह देखती है कि सबसे बड़ा लड़का इवन खिड़की से उसे देख रहा है। बाथरूम वाली घटना के बाद माया और जेमी मिस्टर वून के साथ बैठकर उनके बच्चों की हरकतों के बारे में बात करते हैं। मिस्टर वून जो हुआ उसके लिए माफी मांगते हैं। वह वादा करते हैं कि अपने बच्चों से गंभीरता से बात करेंगे और उन्हें सजा देंगे, लेकिन जेमी अब भी बहुत ज्यादा गुस्से में था। घर में घुसते ही वह पंचिंग बैग पर अभ्यास करने लगता है ताकि अपना गुस्सा निकाल सके। उधर माया बगीचे में जाती है। वह निया से किए वादे के मुताबिक रेड कैप्स के लिए मांस से भरा एक बर्तन रखती है, लेकिन घर के अंदर जाने से पहले उसे जंगल की तरफ जाने वाले दरवाजे के खुलने की आवाज सुनाई देती है। जब वह वापस मुड़कर मांस वाले बर्तन की तरफ देखती है तो हैरान रह जाती है। पूरा मांस पलक झपकते ही गायब हो चुका था। अगले दिन एक और घटना हो जाती है। मिस्टर वून के बच्चे दूसरी मंजिल की एक खिड़की तोड़ देते हैं। कांच के टुकड़े माया को लगने ही वाले थे। ये देखकर जेमी का गुस्सा फूट पड़ता है। वह उन तीनों के सामने जाकर उन्हें चेतावनी देता है कि वे सिर्फ कमजोर लोग नहीं हैं, बल्कि अपराधियों जैसी हरकतें कर रहे हैं। वह उन्हें उससे दूर रहने के लिए कहता है, लेकिन माया माहौल को शांत करने की कोशिश करती है। वह जेमी से यह सब छोड़ने के लिए कहती है। इसके बाद माया इवन के साथ बैठकर बात करती है। उसके व्यवहार से साफ था कि उसे मानसिक समस्या थी। उसे अपनी असली उम्र और अपनी शारीरिक ताकत का सही अंदाजा नहीं था। इसके बावजूद उसके पिता उसकी हालत की बिल्कुल परवाह नहीं करते थे, बल्कि वे उसे बहुत बेरहमी से मारते थे। माया ये देखकर बीच में आती है और मिस्टर वून से उसे मारना बंद करने के लिए कहती है। हालात शांत होने के बाद माया और जेमी घर वापस लौट आते हैं। माया जेमी को उस हंगामे के लिए डांटती है जो उसने वहां खड़ा किया था। इन सारी परेशानियों से दूर जाने के लिए माया जंगल में जाने का फैसला करती है। वह उन जीवों को ढूंढना चाहती थी जिनके बारे में निया लगातार बात करती रहती थी। कुछ देर चलने के बाद उसे रोरी का छोटा कुत्ता दिखाई देता है। ऐसा लग रहा था जैसे वह चाहता हो कि माया उसके पीछे आए। माया कुत्ते के पीछे चलने लगती है। वह उसे जंगल के बेहद गहरे और डरावने हिस्से तक ले जाता है। वहां माया को एक अजीब सी पुरानी झोपड़ी जैसी इमारत दिखाई देती है जो पूरी तरह पत्थरों से बनी हुई थी। जिज्ञासा की वजह से माया उसके अंदर चली जाती है। अंदर उसे नीचे की तरफ जाती हुई एक बहुत बड़ी घुमावदार सीढ़ी दिखाई देती है। यह देखकर वह कुत्ते का पीछा करने का विचार छोड़ देती है।
इसके बाद कुत्ता तेजी से वापस ऊपर की तरफ चला जाता है और माया की नजरों से गायब हो जाता है। कुत्ते को ढूंढते हुए माया की नजर इयन पर पड़ती है। वह जंगल के बीचों बीच अकेला खड़ा था। माया उसके पास जाती है और पूछती है कि वह वहां क्या कर रहा है। तब उसे पता चलता है कि उसके पिता ने उसे फिर से मारा था और वह यहाँ आकर आराम कर रहा था। उसकी हालत देखकर माया उसे समझाने और दिलासा देने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक हालात काबू से बाहर हो जाते हैं। इवन माया को जोर से पकड़कर कहता है कि वह उससे प्यार करता है। उसकी ताकत बहुत ज्यादा थी, इसलिए माया खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश करती है। इसी दौरान दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। कुछ समय बाद माया तेजी से घर वापस पहुंचती है। वह जेमी से कहती है कि वह उसके साथ आए क्योंकि उसे कुछ बहुत जरूरी दिखाना है। जेमी हैरान होता है, लेकिन फिर उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। जंगल में पहुंचकर माया उसे बताती है कि इयन ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। जेमी के गुस्से में फटने से पहले माया उसे बताती है कि उसने इयन को मारा और वहां से भाग निकली। वह यह भी कहती है कि कुछ अजीब जीव अचानक वहां आए और उन्होंने उसे बचाया, लेकिन जेमी उलझन में पड़ जाता है। उसे माया की बातों पर विश्वास नहीं होता। इससे माया और ज्यादा परेशान हो जाती है। जेमी उससे कहता है कि जिस दिन शहर में अपराधियों ने उन पर हमला किया था, उसके बाद से माया पहले जैसी नहीं रही। वह कहता है कि वह दोबारा वैसा कुछ नहीं होने देगा। इसके बाद जेमी शहर के बार में चला जाता है। वहां उसे किलियन और आइजलिंग मिलते हैं, जो इवन के भाई बहन थे। वे जेमी से पूछते हैं कि उनका बड़ा भाई कहाँ है। जेमी कहता है कि उसे नहीं पता। वे उससे कहते हैं कि अगर उसे इवन के बारे में कोई भी जानकारी मिले तो तुरंत उन्हें बताए। शाम होने के बाद माया घर में खुद को शांत करने और पूरे दिन की घटनाओं को भूलने की कोशिश करती है। वह इवन से बचने वाली घटना और अचानक दिखाई दिए उन अजीब जीवों के बारे में सोच रही होती है। तभी उससे भी ज्यादा अजीब घटना हो जाती है। एक रहस्यमय जीव अचानक घर के अंदर घुस आता है। माया सोचती है कि वह रेड कैप्स में से एक है, इसलिए वह शांत रहने की कोशिश करती है। वह जीव उसके पास आता है और किसी अजीब भाषा में उससे बात करता है। माया उसकी एक भी बात समझ नहीं पाती। कुछ ही पल बाद वह जीव जमीन पर एक थैला फेंकता है और तेजी से वहां से चला जाता है। माया मौके का फायदा उठाकर उस जीव की तस्वीर खींच लेती है ताकि उसके पास उनके अस्तित्व का सबूत रहे, लेकिन जिज्ञासा की वजह से वह उस थैले को खोल देती है। अंदर की चीज देखकर वह बुरी तरह डर जाती है। थैले के अंदर इयन का कटा हुआ सिर रखा था। कुछ देर बाद जेमी घर लौटता है। माया तुरंत उसे सब कुछ दिखाने के लिए भागती है। जैसे ही जेमी थैले के अंदर कटा हुआ सिर देखता है, वह डर के मारे वहीं जम जाता है। माया उसे रेड कैप्स की खींची हुई तस्वीरें दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन अजीब बात यह थी कि कैमरा में उस जीव की कोई तस्वीर रिकॉर्ड ही नहीं हुई थी। तभी दोनों देखते हैं कि मिस्टर वून अपने बच्चों के साथ घर के बाहर पहुंच चुके हैं। वे माया और जेमी से जवाब मांगना चाहते थे, क्योंकि इयन को गायब होने से पहले आखिरी बार उन्हीं दोनों के साथ देखा गया था। जेमी दरवाजे के पीछे से हालात शांत करने की कोशिश करता है। वह साफ कहता है कि इवन के गायब होने से उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मिस्टर वून उसकी बात मानने से इनकार कर देते हैं। उन्हें डराने और वहां से हटाने के लिए जेमी कहता है कि वह पुलिस को बुला देगा। मिस्टर वून दिखावा करते हैं कि वे पीछे हट रहे हैं। वह कहते हैं कि वे सब वहां से चले जाएंगे, लेकिन असल में उनके दिमाग में दूसरी योजना थी। उसी समय किलियन और आइसलिंग घर के चारों तरफ फैल जाते हैं ताकि अंदर घुसने का कोई रास्ता ढूंढ सकें। माया समझ जाती है कि अब हालात उसके और उसके बच्चे के लिए बेहद खतरनाक हो चुके हैं। वह खुद को बचाने के लिए ऊपर की मंजिल की तरफ भागती है। फिर वह छत पर पहुंच जाती है। वहां अचानक आइसलिंग उसके सामने आ जाती है। डर की वजह से माया के हाथ से वह थैला गिर जाता है। आइसलिंग जैसे ही उसके अंदर देखती है, उसे अपने भाई का कटा हुआ सिर दिखाई देता है। वह तुरंत अपने परिवार को बताने के लिए वहां से भाग जाती है। माया इस मौके का फायदा उठाती है और उस रास्ते की तरफ भागती है जो रेड कैप्स के इलाके और जंगल की तरफ जाता था। उधर जेमी लैपटॉप चालू करके अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश करता है, क्योंकि सभी फोन काम करना बंद कर चुके थे। जैसे ही मिस्टर वून को पता चलता है कि उनके बेटे के साथ क्या हुआ है, वे आइसलिंग के साथ मिलकर पीछे के दरवाजे से घर के अंदर घुस जाते हैं। वे आग लगाने वाली बोतल का इस्तेमाल करके पूरे घर में आग लगाने की कोशिश करते हैं। जेमी बुरी तरह घबरा जाता है और छिपने की जगह ढूंढने लगता है। वह एक कमरे का दरवाजा बड़ी किताबों वाली अलमारी से बंद कर देता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि माया शायद अभी भी दूसरी मंजिल पर है, इसलिए वह उसे ढूंढने के लिए वापस निकलता है। वह सीढ़ियों पर फर्नीचर लगाकर रास्ता रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एक कमरे में खुद को बंद करते ही वह देखता है कि किलियन उसके सामने खड़ा है। जेमी पूरी कोशिश करता है, लेकिन किलियन आसानी से उस पर काबू पा लेता है। पूरा घर आग की चपेट में आने लगता है। मिस्टर वून जेमी के पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि उनके बेटे की लाश के बाकी हिस्से कहाँ हैं। जेमी फिर कहता है कि वह बेगुनाह है और जो कुछ इयन के साथ हुआ उसके पीछे रेड कैप्स हैं, लेकिन उनमें से कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। मिस्टर वून उसे माया की जगह बताने को कहते हैं।
उन्हें पूरा विश्वास था कि इस पूरे मामले की असली वजह माया ही है। उसी समय माया जंगल के बीच बने रेड कैप्स के पत्थर वाले घर की तरफ भाग रही होती है। वह उनके सामने मदद के लिए विनती करती है। माया वादा करती है कि अगर वे उसके पति की जान बचा दें तो वह उन्हें उनकी चाही हुई कोई भी चीज दे देगी। इसके बाद माया वापस घर की तरफ आती है, लेकिन वहां अचानक एस्लिंग उसे देख लेती है। एस्लिंग तुरंत अपने पिता को आवाज देती है और बिना कुछ सोचे माया पर हमला कर देती है। उधर मिस्टर वून अपने बेटे से कहते हैं कि वह जेमी को हमेशा के लिए खत्म कर दे। फिर वे खुद माया से निपटने के लिए जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे अपनी योजना पूरी कर पाते, अचानक एक रेड कैप किलियन पर छलांग लगा देता है। वह पीछे से चाकू से किलियन पर लगातार कई वार करता है। मिस्टर वून तुरंत जवाब देते हुए उस जीव को एक मजबूत लकड़ी के डंडे से मारते हैं। वह जीव जमीन पर गिर जाता है। वे लोग उसके पास जाकर यह देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर वह जीव है क्या। तभी दूसरा रेड कैप छत पर दिखाई देता है। वह ऊपर से एक खंजर फेंकता है जो सीधे किलियन को लगता है। वहीं पहला रेड कैप अपनी आखिरी ताकत जुटाकर अपना हथियार मिस्टर वून की तरफ फेंकता है। अब मिस्टर वून के अंदर डर फैल जाता है। वह अपने बेटे पर चिल्लाता है और उससे बंदूक लाने के लिए कहता है। इसके बाद वह अपने हाथ में मौजूद डंडे से उस घायल जीव को कुचल देता है। उधर घर के बाहर एस्लिंग पूरी तरह हैरान थी, क्योंकि उसके सामने रेड कैप्स का एक पूरा समूह आ चुका था। वे उसे माया से दूर खींच लेते हैं। इसके बाद वे चारों तरफ से एस्लिंग पर बेहद बेरहमी से हमला करने लगते हैं। उसी समय किलियन हथियार लाने के लिए भागता है, लेकिन सामने वाले दरवाजे के पास एक और जीव अचानक उसके सामने आ जाता है। किलियन डर कर भागता है और एक कमरे में छिप जाता है। सही मौका मिलते ही वह अचानक उस जीव पर हमला करता है। इसके बाद वह रेड कैप से बदला लेने की कोशिश करता है और अपना हथियार उनके सिरों की तरफ घुमाने लगता है, लेकिन बाकी सभी जीव उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। वहीं माया को बचाने वाले रेड कैप्स लगातार एस्लिंग पर हमला करते रहते हैं। वे उसे तकलीफ देते हुए उसके चारों तरफ बने रहते हैं। धीरे धीरे एस्लिंग की ताकत खत्म होने लगती है और उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं रहता। जब मिस्टर वून खुद को इस पूरी अफरा तफरी में अकेला पाते हैं तो वे कार का डिब्बा खोलकर बंदूक निकालते हैं। उसी समय किलियन भी उनके पीछे दिखाई देता है। मिस्टर वून फैसला करते हैं कि अब उन्हें यहाँ से भागना होगा। वह कार में बैठकर सभी दरवाजे बंद कर लेते हैं, लेकिन कार चलने से पहले ही एक गुस्सैल जीव उनके पास पहुंच जाता है और किलियन पर हमला कर देता है। मिस्टर वून उसे बचाने के लिए कार का शीशा तोड़ते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। किलियन अपने पिता की बाहों में दम तोड़ देता है। मिस्टर वून पूरी तरह टूट जाते हैं। वह अपने बच्चों को गलत तरीके से पालने के लिए माफी मांगने लगते हैं। उसी समय जेमी एक बिस्तर के नीचे छिपा हुआ था। जब उसे लगता है कि बाहर का माहौल थोड़ा शांत हुआ है तो वह बाहर निकलकर बगीचे की तरफ जाता है। वहां वह रेड कैप्स को एस्लिंग की लाश को नोचते हुए देखता है। जेमी तुरंत पास रखी एक फ्राइंग पैन उठाकर उनमें से एक जीव को मार देता है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि वह जीव जेमी के प्रति कोई दुश्मनी नहीं दिखाता। तभी जेमी समझ जाता है कि असल में वे जीव उनकी मदद करने आए थे। वह तेजी से माया की तरफ भागता है। माया की डिलीवरी शुरू हो चुकी थी। तभी अचानक मिस्टर वून अपनी बंदूक लेकर सामने आ जाते हैं। वह गोली चलाकर रेड कैप्स में से एक जीव को मार देते हैं। गोली की आवाज सुनकर बाकी जीव वहां से भाग जाते हैं। जब मिस्टर वून देखते हैं कि उनकी बेटी भी इन जीवों की वजह से मारी गई है तो वह रेड कैप्स के साथ माया और जेमी से भी बदला लेने का फैसला करते हैं। वह बंदूक उनकी तरफ तानकर धीरे धीरे उनके पास आते हैं और उन सभी को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। जेमी उनसे कहता है कि अगर उनमें हिम्मत है तो वे आमने सामने एक आदमी की तरह उससे लड़ें, लेकिन मिस्टर वून चुनौती स्वीकार नहीं करते। वह सीधे जेमी की छाती पर गोली चला देते हैं। जेमी जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद मिस्टर वून माया को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन तभी रोरी का कुत्ता उन पर हमला कर देता है। कुत्ता उनकी बांह को जोर से काटता है और उनके हाथ से बंदूक गिर जाती है। माया इस मौके का फायदा उठाती है। वह मुश्किल से रेंगते हुए बंदूक की तरफ जाती है। मिस्टर वून कुत्ते को खुद से दूर कर देते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। माया बंदूक उठाकर उन पर एक सटीक गोली चलाती है और वहीं सब खत्म हो जाता है। पूरा अपराधी परिवार खत्म होने के बाद माया और जेमी जमीन पर पड़े हुए एक दूसरे को गले लगाते हैं। दोनों समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर उनके साथ अब भी क्या हुआ है। वहीं रेड कैप्स मारे गए लोगों की लाशें अपने साथ ले जाते हैं ताकि वे अपना एक बड़ा जश्न मना सकें। कुछ ही मिनट बाद जेमी बैठक वाले कमरे का एक हिस्सा खाली करता है ताकि माया की डिलीवरी में उसकी मदद कर सके। उनके पास हॉस्पिटल पहुंचने का बिल्कुल समय नहीं था। भयानक दर्द के बावजूद माया सुरक्षित तरीके से अपने बच्चे को जन्म दे देती है। जेमी उसे गले लगा लेता है। दोनों राहत की वजह से रोने लगते हैं, क्योंकि इतनी सारी मुसीबतों के बावजूद उनका बेटा पूरी तरह ठीक था। कुछ दिन गुजर जाते हैं। माया और जेमी धीरे धीरे अपनी चोटों से ठीक होने लगते हैं। माया आराम करती रहती है। वहीं जेमी घर की टूट फूट ठीक करके उसे दोबारा व्यवस्थित करने लगता है।
उसने हेडफोन्स पहने हुए थे, इसलिए उसे अचानक हुई अगली बड़ी घटना का पता ही नहीं चलता। माया अचानक देखती है कि उसका बच्चा गायब है। जब वह खिड़की से बाहर देखती है तो रेड कैप्स उसके बच्चे को लेकर जंगल की तरफ जा रहे होते हैं। माया पूरी ताकत से जेमी को आवाज देती है ताकि वह उसकी मदद करे, लेकिन हेडफोन्स की वजह से जेमी उसकी आवाज सुन ही नहीं पाता। इसलिए माया अकेली ही रेड कैप्स के पीछे भागने का फैसला करती है। वह जंगल के अंदर उस पत्थर वाले घर की तरफ दौड़ती है। अंदर अपने बच्चे को ढूंढते हुए माया की मुलाकात एक बेहद बूढ़ी और डरावनी रूप से कमजोर महिला से होती है। उस महिला के कपड़ों को देखकर माया को एक चौंकाने वाली सच्चाई समझ आती है। वह कोई साधारण महिला नहीं थी, वह मेव की वही बेटी थी। यही माया समझ जाती है कि रेड कैप्स जिन इंसानों को उठाकर ले जाते हैं वे बाद में उनके बीच एक तरह के राजा या नेता बन जाते हैं। अब वे माया के बेटे को अपना नया नेता बनाना चाहते थे। ये समझते ही माया का गुस्सा पूरी तरह फूट पड़ता है। वह चाकू से एक रेड कैप पर हमला कर देती है। बाकी जीव चिल्लाते हुए उसे रुकने के लिए कहते हैं, लेकिन माया अपने बेटे को छोड़ने से साफ इनकार कर देती है। वह सीधे उस बूढ़ी महिला की तरफ दौड़ती है। माया अपनी उंगलियां उसकी आंखों में पूरी ताकत से घुसा देती है। यही मेव की बेटी की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। इसके बाद माया हैरान रह जाती है। सभी रेड कैप्स उसके सामने झुक जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वे माया को अपनी नई रानी के रूप में स्वीकार कर रहे हों। कुछ मिनट बाद जेमी को अपनी पत्नी और बच्चे के गायब होने का पता चलता है। जब वह वापस बैठक वाले कमरे में जाता है तो उसे बच्चा वहां बिल्कुल सुरक्षित मिलता है। इसके बाद वह माया को ढूंढने के लिए घर से बाहर निकलता है। वहां जेमी एक ऐसा नजारा देखता है जिस पर यकीन करना उसके लिए लगभग नामुमकिन था। माया रेड कैप्स के एक बड़े समूह के बीच खड़ी थी। वे सभी लगभग उसके आदेश में दिखाई दे रहे थे। माया खून से भरी एक खोपड़ी ऊपर उठाती है और उसे अपने सिर के ऊपर पलट देती है। यह सब किसी अजीब रस्म का हिस्सा था। उसी समय पूरा आसमान लाल रंग में बदल जाता है। रेड कैप्स पागलों की तरह नाचने और चीखने लगते हैं। यहाँ तक कि रोरी का कुत्ता भी उनके साथ इधर उधर दौड़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सभी रेड कैप्स की नई मां के आने का जश्न मना रहे हों। अब माया उनकी नई नेता थी, जो उनकी पूरी नई पीढ़ी को रास्ता दिखाने वाली थी। जो कुछ भी हुआ था वह किसी पागलपन भरे बुरे सपने जैसा था। फिर भी जेमी और माया अपनी इस नई जिंदगी को इन जीवों के बीच स्वीकार करने का फैसला करते हैं।